नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सबका इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में। आज हम आपकी हिस्ट्री की किताब का बिल्कुल आखिरी सफ़र तय करने जा रहे हैं। क्या होता है जब दो पुरानी विशाल सभ्यताओं को ज़बरदस्ती नई दुनिया में लाया जाता है। एक देश देखते ही देखते एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन जाता है, जबकि दूसरे को एक सदी लंबी क्रांति से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, आज हम जापान और चाइना के पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के अलग अलग रास्तों को समझेंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी हम सीधे आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से ले रहे हैं। तो अपनी किताब को साथ में रख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ आएं। और जैसा मैंने कहा, ये है चैप्टर 7, यानी कि इस किताब का आखिरी चैप्टर। इसके बाद आपकी ये पूरी किताब खत्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप यहाँ तक पहुँचे। चलिए इस आखिरी चैप्टर को भी पूरे जोश के साथ खत्म करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम टोटल 6 हिस्सों में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ईस्ट एशिया के सामने क्या चुनौती थी उससे। फिर हम जापान के तेज़ी से हुए मॉडर्नाइजेशन और उसके परिणामों को देखेंगे। वहाँ से हम चीन की लंबी और उथल-पुथल भरी क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। और आखिर में हम इन दोनों देशों के अनोखे सफ़र की तुलना करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी की शुरुआत में। ईस्ट एशिया में दो बड़े देश, चाइना और जापान, एक तेजी से बदलती हुई दुनिया से टकराने के कागार पर खड़े थे। देखिए, उनकी ज्योग्राफी यानी उनके भूगोल ने ही उनकी किस्मत तय कर दी थी। चाइना एक बहुत बड़ा, विशाल देश था जो आसानी से हिलने वाला नहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ जापान एक छोटा, अलग-थलग पड़ा हुआ द्वीपों का समूह था। इन्हीं चीजों का बहुत गहरा असर पड़ने वाला था कि ये देश आधुनिकता का सामना कैसे करेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में चाइना में किंग डायनास्टी का राज था और वो अपनी पुरानी परंपराओं में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जापान में तोकुगावा शोगुनेट था, एक राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ द्वीपों का देश जो दुनिया से कटा हुआ लगता था। लेकिन ये जो स्थिरता का भ्रम था, ये जल्द ही दोनों देशों के लिए टूटने वाला था। अब आते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन पर। सोचिए, ये अलग थलग पड़ा देश कैसी इतनी तेजी से एक सामंती समाज से एक विश्व शक्ति बन गया। ये इतिहास के सबसे तेज आधुनिकीकरण में से एक माना जाता है। इस बदलाव को समझने के लिए पहले हमें जापान के पुराने सिस्टम को समझना होगा। 1603 से 1867 तक देश पर शोगुन का शासन था। शोगुन एक तरह से मिलिट्री लीडर होता था जिसके हाथ में असली ताकत थी, और वो एडो यानी आज के टोक्यो से राज करता था। क्योटो में जो सम्राट या एम्परर थे वो सिर्फ नाम के आगे थे। पूरा देश 250 से ज्यादा छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था, जिन पर दाइम्यो नाम के सरदार राज करते थे, और इनकी सेवा में समुराय योद्धा वर्ग था। जापान का सदियों से चला आ रहा शांति भरा अकेलापन 1853 में अचानक टूट गया। उस साल अमेरिकन कॉमोडोर मैथ्यू पेरी अपने काले जहाज लेकर एदो बे में आ पहुंचे। उनका मकसद सिर्फ एक था, जापान को व्यापार के लिए मजबूर करना। इस घटना ने जापान को हिलाकर रख दिया और उन्हें एहसास दिलाया कि वो पश्चिमी ताकतों के सामने कितने कमजोर हैं। फेरी के आने से देश में एक संकट पैदा हो गया, जिसका अंजाम हुआ 1868 के मेजी रेस्टोरेशन के रूप में। ये एक राजनीतिक क्रांति थी जिसने शोगुन के शासन को खत्म कर दिया, सम्राट को फिर से ताकत लौटा दी और एम्परर मेजी के नेतृत्व में जापान को तेजी से आधुनिकीकरण के रास्ते पर डाल दिया। मेजी सरकार एक बहुत शक्तिशाली नारे के साथ काम कर रही थी, फुकोकू क्योहे, जिसका मतलब था अमीर देश मजबूत सेना। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक बड़े सुधार किए। उन्होंने पुराने सामंती इलाकों को खत्म कर दिया, अनिवार्य सेना सेवा के साथ एक आधुनिक सेना बनाई, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन शुरू किया, और रेलवे लाइन बिछाकर और ज़ाइबात्सु नाम की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज को सपोर्ट देकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। लेकिन इस तेजी से हुए बदलाव की एक कीमत थी। अब हम जापान के सफ़र के उस पहलू को देखेंगे जो थोड़ा अंधेरा है, जिसमें सामाजिक तनाव, महत्वाकांक्षा और आखिर में संघर्ष की कहानी है। जापान में इंडस्ट्रियल मजदूरों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। देखिए, 1870 में ये संख्या 7 लाख थी, जो 1913 तक 40 लाख हो गई। लेकिन ये विकास उन मजदूरों की मेहनत पर टिका था जिन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था और पैसे भी कम मिलते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1886 में जापान की पहली आधुनिक हड़ताल हुई। ये दो तस्वीरें जापानीज समाज के अंदर के तनाव को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। एक तरफ है मोगा यानी मॉडर्न गर्ल,
जो नए शहरी जीवन की आज़ादी का प्रतीक है, और दूसरी तरफ नौजवानों को देश के लिए लड़ने को कहा जा रहा है, जो बढ़ते हुए सैन्यवाद का संकेत है। जापानी समाज इन दो शक्तिशाली ताकतों के बीच में फंसा हुआ था। उस दौर की सोच को ये कोट बहुत अच्छे से बताता है, जो एक प्रभावशाली विचारक फुकुजावा युकीजी का है। उन्होंने कहा कि जापान को पश्चिमी के सभ्य देशों के साथ मिल जाना चाहिए और अपने एशिया के पड़ोसियों को अलविदा कह देना चाहिए। ये एशिया को छोड़ने का विचार दिखाता है कि वो पश्चिमी ताकतों जैसा बनने के लिए अपनी पहचान तक छोड़ने को तैयार थे। सुरक्षा और संसाधनों की इसी चाह ने जापान को सैनिक विस्तार के रास्ते पर डाल दिया। 1889 में जर्मन मॉडल पर संविधान बनाने के बाद जापान ने 1895 में चाइना को हराया और फिर 1905 में एक यूरोपियन ताकत रशिया को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद कोरिया पर कब्जा, चाइना पर आक्रमण और आखिर में 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पोस्ट वॉर मिरेकल यानी युद्ध के बाद का चमत्कार कहा जाता है। अमेरिकन कब्जे के दौरान जापान ने एक नया शांति संविधान अपनाया, जिसके आर्टिकल 9 में युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया गया। यूएस के समर्थन से जापान ने खुद को फिर से खड़ा किया और एक आर्थिक महाशक्ति बन गया, लेकिन इस बार एक शांतिप्रिय लोकतंत्र के रूप में। ये उसकी दूसरी और उतनी ही चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन थी। जहां जापान का आधुनिकीकरण सरकार ने किया और बहुत तेजी से किया, वहीं चाइना का रास्ता बिल्कुल उल्टा था। अब हम उस देश की तरफ चलते हैं जिसका आधुनिक बनने का सफर कोई रेस नहीं, बल्कि एक लंबी, हिंसा से भरी और उथल-पुथल वाली क्रांति थी। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ओपियम वॉर्स यानी अफीम युद्ध। जब चाइना ने ब्रिटेन को गैर कानूनी तरीके से अफीम बेचने से रोकने की कोशिश की, तो ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया। चाइना की हार एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने किंग डायनेस्टी को कमजोर कर दिया और उस दौर की शुरुआत की जिसे अपमान की सदी कहा जाता है। इसी हार ने सुधार और क्रांति की आग जला दी। 1911 में चिंग डायनेस्टी के खत्म होने के बाद दो बड़ी राजनीतिक ताकतें सामने आईं। पहली थी गोमिंदांग या GMD, जिसके शुरुआती नेता थे सन यात सेन। उनका मकसद एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना था और उनकी पकड़ शहरों में थी। दूसरी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या CCP, जिसका गठन 1921 में हुआ और जिसके नेता थे माओ जेडोंग। उनका लक्ष्य एक समाजवादी देश बनाना था और उन्होंने अपना समर्थन गांव के किसानों के बीच बनाया। बच्चों, ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप दोनों देशों की घटनाओं को एक साथ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब जापान में मेजी रेस्टोरेशन हो रहा था, उसी समय चाइना ओपियम वॉर्स के नतीजे भुगत रहा था। ये उनके बिल्कुल अलग रास्तों को साफ साफ दिखाता है। एग्जाम के लिए इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि कैसे नेशनलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स के बीच का संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचा और कैसे माओ जेडोंग की CCP आखिरकार जीत हासिल करके 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करती है। CCP के उदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी लॉन्ग मार्च। 1934 में गोमिंडांग के हमलों से बचने के लिए कम्युनिस्ट्स ने एक लगभग 6000 मील लंबी कठिन यात्रा की। ये सिर्फ एक सैनिक पीछे हटना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बन गई जिसने माओ के नेतृत्व को मजबूत किया और पार्टी के लिए एक पौराणिक कथा बन गई। सत्ता में आने के बाद माओ ने चाइना को बदलने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए। उनमें से एक सबसे बड़ा था 1958 का ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था पीपल्स कम्यून्स के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करना। लेकिन ये नीति बुरी तरह से फेल हो गई और इसकी वजह से मानव इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। फिर 1966 में माओ ने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया। इसका उद्देश्य था समाज से पूंजीवादी और परंपरागत तत्वों को साफ करना। उन्होंने रेड गार्ड्स नाम के युवा छात्रों को पुराने विचारों, संस्कृति और अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए छोड़ दिया, जिसने देश को एक दशक तक के लिए उथल-पुथल और हिंसा में धकेल दिया। 1976 में माओ की मौत के बाद एक और बड़ा मोड़ आया। 1978 से डेंग सियोपिंग जैसे नेताओं ने 4 मॉडर्नाइजेशंस यानी 4 आधुनिकीकरण लागू किए, जिनका फोकस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस और डिफेंस पर था। सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने चाइना की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसने उसके आज के आर्थिक विकास की नींव रखी। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं,
यहाँ हम चाइना और जापान के रास्तों का सारांश निकालेंगे और उनकी तुलना करेंगे। हम उनके पड़ोसी देश कोरिया पर भी एक नज़र डालेंगे, जिसे अपने एक अलग और दर्दनाक सफ़र से गुजरना पड़ा। कोरिया का आधुनिक इतिहास बहुत संघर्ष भरा रहा है। बाहरी दबाव झेलने के बाद 1910 से 1945 तक यह जापान का उपनिवेश बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका दुखदायक रूप से नॉर्थ और साउथ में विभाजन हो गया, जिसके कारण विनाशकारी कोरियन वॉर हुआ। उसके बाद साउथ कोरिया ने तेजी से सरकार प्रेरित औद्योगिकरण किया और आखिरकार एक लोकतंत्र बना। अच्छा, इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये दोनों राष्ट्रों को इतने बढ़िया तरीके से सारांशित करती है। देखिए, जापान का आधुनिकीकरण सरकार ने किया, यानी ऊपर से नीचे, जबकि चीनी का नीचे से ऊपर क्रांति के जरिए आया। जापान की रफ्तार तेज थी, चाइना की उथल-पुथल भरी। जापान ने अपनी परंपराओं को नए समय के हिसाब से ढाला, जबकि चाइना ने अपने अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने की कोशिश की। इन अलग-अलग तरीकों के नतीजे भी बहुत अलग-अलग हुए। तो सबसे ज़रूरी सवाल जो हमें यहाँ से लेकर जाना है वो ये है, एक सदी पहले जापान और चाइना ने जो बिल्कुल अलग रास्ते चुने थे, वो आज ना सिर्फ ईस्ट एशिया बल्कि पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। उनके फैसलों की गूंज एक ने अपनाया, दूसरे ने क्रांति की, आज भी हमारे वर्तमान को आकार दे रही है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और आपकी ये किताब भी समाप्त होती है। आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।